हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा जापान के वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा जापान का ई वीज़ा आप कैसे ले सकते हो, कैसे आप एलिजिबल हैं जापान का ई वीज़ा लेने के लिए। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा जापान का विजिटर वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की क्या ज़रूरत है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि जापान का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ काफ़ी कुछ चेंजेस आता रहता है। आज मैं आपको बताऊंगा जापान का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, कैसे आपको एप्लीकेशन करना है, वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस चैनल पर जॉब इमिग्रेशन वीज़ा की वीडियो बना के डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए। फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे जापान के वीज़ा के बारे में। जापान का वीज़ा आप कैसे ले सकते हो, इंडिया से मिलना काफ़ी आसान है और फीस भी काफ़ी कम है। तो जापान के बारे में आज मैं पूरा आपको गाइड कर दूंगा और इस वीडियो को आपने देख लिया तो एकदम क्लियर हो जाएगा जापान का ई वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं और जापान का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जापान के वीज़ा की फ़ीस। जापान का जो वीज़ा है वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए रिफंडेबल है। इन केस अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो जो वीज़ा एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगा। दुनिया में जापान ही एक ऐसा देश है जो वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस एक तो बहुत कम है, उसके बाद रिफंडेबल है। वीज़ा एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो 510 रुपये है, सिर्फ बहुत ही कम फीस है। बाकी आप कुछ देश का एप्लीकेशन करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फीस है, कई $100 आपको देना पड़ता है एप्लीकेशन फ़ीस के लिए। लेकिन आप जापान के एप्लीकेशन की फ़ीस करते हैं तो 510 रुपये इंडियन आपको पे करना पड़ेगा जापान के वीज़ा फ़ीस के लिए। इन केस आपको डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, आपकी फ़ाइल में कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपका मिसिंग रह गया है और आपका वीज़ा अगर रिफ्यूज़ हो जाता है तो जो भी एप्लीकेशन फ़ीस है 510 रुपये ये आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। लेकिन जो VFS चार्ज है 500 रुपये अलग से पड़ेगा आपका, वो आपका रिफ़ंड नहीं होगा। तो टोटल जो फ़ीस आपका पड़ेगा वो आपका 1000 से 1200 रुपये पड़ जाएगा अगर आप जापान का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं। तो फ़ीस भी बहुत कम है। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया, मुझे ईमेल किया कि साउथ कोरिया का वीज़ा एप्लीकेशन करना चाहिए, जापान का एप्लीकेशन करना चाहिए। उसके लिए मैं ये सलाह दूंगा कि आप साउथ कोरिया का अगर आप एप्लीकेशन करते हो तो फीस ज़्यादा है, रिफ्यूज़ल हो गया तो दिक्कत आ जाएगा। लेकिन आप जापान का एप्लीकेशन करते हैं तो फीस बहुत कम है, अगर रिफ्यूज़ल हो भी गया तो फीस आपका रिफंडेबल है, पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन जापान के वीज़ा एप्लीकेशन का एक वीक पॉइंट भी है। वीक पॉइंट ये है कि अगर जापान का वीज़ा आपका रिफ्यूज़ होता है तो आपके पासपोर्ट पे एक स्टैंप लगेगी और उस स्टैंप में लिखा रहेगा कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। तो एक स्टैंप लगता है। आप वैसे किसी ने अगर जापान का एप्लीकेशन किया होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर आइएगा। तो अगर आपने एप्लीकेशन किया है, वीज़ा आपका रिफ्यूज़ होता है तो जापान का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तो एक स्टैंप लगा देते हैं पासपोर्ट पे। तो ये थोड़ा सा पासपोर्ट का लुक ख़राब हो जाता है, एक लगता है कि हाँ रिफ्यूज़ल का जो स्टैंप है वो लग गया, अच्छा नहीं लगता। फीस काफ़ी कम है, रिफंडेबल है, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे मेन बात ये कि अगर आपके पास इन देशों का रेसिडेंस वीज़ा है, कहाँ का, ब्राज़ील का अगर आपके पास है, कंबोडिया का आपके पास है, कनाडा का आपके पास है, मंगोलिया का आपके पास है, सऊदी अरेबिया का आपके पास है, सिंगापुर का है, साउथ अफ्रीका का है, ताइवान का है, UAE का है, UK का है, और अगर आपके पास इन देशों का US का अगर आपके पास है वीज़ा तो आप सिंगल एंट्री वीज़ा, मल्टीपल एंट्री वीज़ा नहीं, सिंगल एंट्री ई वीज़ा आप एप्लीकेशन कर सकते हैं टूरिज्म पर्पज़ के लिए। खाली अगर आपको घूमने के लिए जाना है और आपके पास, मैंने आपको बताया नाम, कंबोडिया, ब्राज़ील, कनाडा, मंगोलिया, सऊदी अरब, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, ताइवान, UAE, UK, US, तो आप ई वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन पर्पज़ जो आपका होना चाहिए वो केवल टूरिज्म होना चाहिए। तो अगर आप टूरिज्म घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आप जापान का ई वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन आप इंडिया में हैं, आपके पास इन देशों का रेसिडेंस परमिट नहीं है, रेसिडेंस आपके पास नहीं है, तो आपको वीज़ा कैसे मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट्स जो आपके लगेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वीज़ा आपका जो है वो VFS में एप्लीकेशन होगा। फ़ीस जो है वो 510 रुपये है। बाकी VFS का सर्विस चार्ज अलग से है, वो आप देख लीजिएगा, घटता बढ़ता रहता है, तो उसके बारे में आज मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आप एप्लीकेशन फ़ीस खुद देख लीजिएगा। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, इसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आप जापान का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है जापान के
डॉक्यूमेंट्स, जापान का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है ये आप नोट कर सकते हैं। ओरिजिनल पासपोर्ट आपका लगेगा, 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए अराइवल डेट से। तो ऐसा पासपोर्ट आप लगाएं जिसमें 6 मंथ 7 मंथ तक वैलिड हो और उसको आप लगा सकते हैं। 2 कलर फ़ोटोज़ आपका लगेगा जो कि मैट फिनिश होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये आपको ऑनलाइन नहीं फिल करना है, इसको आपको डाउनलोड करके आपको फिल करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद करेक्ट डिटेल्स जो हैं वो आपको उसमें फिल करना है। सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप देख के हर चीज़, सरनेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और जैसा कि फॉर्म आपको जैसा उसमें दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है, वैसे आपको अच्छे से फिल करके अच्छे से आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन करना है। और इसके साथ साथ ट्रैवल आइटनरी सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो भी आपकी आइटनरी आप बनाएं, जापान में आप कहाँ जाना चाहते हैं, हिरोशिमा, नागासाकी, टोक्यो, जहाँ भी आपको जाना है घूमने के लिए, जो भी आपकी आइटनरी है वो आप दिखा सकते हो कि आप किस सिटी में, ये आपकी आइटनरी है वो आप दिखा सकते हो किस सिटी में आप कितने दिन रुकोगे। तो जो भी आपकी आइटनरी है वो आपको बनाना है। आइटनरी आपका डे बाय डे होना चाहिए, आप कब जाओगे, कब आप आओगे, वहाँ कहाँ स्टे करोगे, किस होटल में आप रुकोगे, क्या क्या चीज़ आपका साइट सीन क्या है, क्या क्या चीज़ आप देखेंगे, वो सब कुछ आपको इस आइटनरी में, ट्रैवल आइटनरी में आपको बनाना है। उसमें आपको बना के देना पड़ेगा जो एप्लीकेशन आप करेंगे। साथ ही साथ कवर लेटर आपका लगेगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी जो डिटेल्स हैं पर्सनल वो आप शेयर कर सकते हैं। उसमें आप बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है, आप काम क्या करते हो, आपकी इनकम कितनी है, जो कुछ डिटेल्स आपका है। कवर लेटर का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि एक अच्छा कवर लेटर आप कैसे बना सकते हैं। तो एक कवर लेटर अच्छा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कवर लेटर है, आप तो किसी इमिग्रेशन ऑफिसर के पास तो आप गए नहीं, वीज़ा ऑफिसर के पास आप तो गए नहीं, गया आपका कवर लेटर, और कवर लेटर या वीज़ा ऑफिसर से बात कर रहा है, तो उसी में सब कुछ लिखा हुआ है कि आप हो क्या, आप करते क्या हो, आप कहाँ कहाँ घूमे हो, आप कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो, और आप वापस इंडिया क्यों आना चाहते हो। तो कवर लेटर आपकी जगह वीज़ा ऑफिसर से बात कर रहा है, तो कवर लेटर में सब कुछ आपको अच्छे से लिख देना है। कवर लेटर सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो भी डिटेल आप दीजिएगा एकदम करेक्ट दीजिएगा, झूठ यहाँ पे कुछ मत लिखिएगा, और फेक पेपर तो लगाइएगा ही मत। तो जो भी आपको लिखना है करेक्ट लिखिएगा, कवर लेटर में सब कुछ आप डाल दीजिएगा। उसके बाद है सैलरी स्लिप, 3 मंथ का आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका जो बिजनेस का सर्टिफिकेट है, जो आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जीएसटी है, बिजनेस नंबर है, इसको आप लगा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपका लगेगा अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो जो भी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है वो आप लगा सकते हो। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लगाना है अगर आप काम करते हैं तो, कि आपकी कंपनी को, आप जहाँ काम करते हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके घूमने से। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं तो बिजनेस नंबर आप लगाएंगे, करंट बैंक स्टेटमेंट आप लगाएंगे, और अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। 6 मंथ तक आपको लगाना पड़ेगा। स्टैम्प बाकायदा बैंक से ऑथराइज होना चाहिए, तो बैंक में जो ऑफिसर हैं उनसे आप स्टैम्प कराइएगा और ऑथराइज कराइएगा। रिटर्न आपको लगाना है 3 साल का, फॉर्म 16 आप लगा देंगे तो और अच्छा रहेगा। तो 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, फॉर्म 16। अगर आप बिजनेस करते हैं तो सीए एक रिपोर्ट बना के आपको देगा, उसमें लिखा रहेगा कि आपकी इनकम कितनी है, आप कितना कमाते हो, कितना बचाते हो, कैसे क्या करते हो। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप कॉलेज की आईडी लगा सकते हैं, यूनिवर्सिटी की आईडी आप लगा सकते हैं, और जो भी आपका लीड लेटर आपको मिलेगा आपके कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, उसको आप लगा सकते हैं। और जो आपको स्पॉन्सर करे कि आप कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो आपके पास तो इतना पैसा है नहीं कि आप जापान घूम के आएँ, तो जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, जो आपको बुला रहा है या जो आपको भेज रहा है, तो उसका आप स्पॉन्सर लेटर लगा सकते हैं, उसका आप बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, वो जॉब क्या करता है वो लगा सकते हैं। तो जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स आप बता सकते हैं कि ये मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, इनके कारण मैं जापान जाना चाहता हूँ घूमने के लिए। इससे क्या होगा, वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जो भी आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड है, कॉलेज आईडी कार्ड है, ये आपको लगाना है। अगर आप पेंशन पे हैं तो पेंशन का जो पासबुक आपको मिला है उसमें जो भी पेंशन आपको मिलता है, पेंशन की एक स्टेटमेंट जनरेट होता है जो कि आपके बैंक में आता है, तो वो आप लगा सकते हो। जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा अगर आप जापान का वीज़ा एप्लीकेशन करते हो। तो पॉलिसी बाजार पर जाके या फिर और भी कई वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप ट्रैवल इंश्योरेंस आप ले सकते हो। यहाँ पे कंफर्म एयर टिकट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो काफ़ी नुकसान आपको हो जाएगा, क्योंकि जापान का जो टिकट है वो आपको 30 से 35 हज़ार रुपये के आसपास मिलेगा, 40 हज़ार तक मिल सकता है आपको। तो जब आपको वीज़ा मिल जाता है फिर आप टिकट लीजिएगा। फ़िलहाल आप होल्ड टिकट लगा सकते हैं। कई सारी वेबसाइट हैं जहाँ पर आप $5 $10 दे के आप होल्ड टिकट में आप ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल की बुकिंग और ट्रैवल
और फ्लाइट का टिकट आप ले सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आप जापान का वीज़ा अप्लीकेशन करते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स सारे आप कलेक्ट करिए। कलेक्ट करने के बाद आपको जाना है BFS ग्लोबल और वहाँ से आपको वीज़ा अप्लीकेशन करना है। जापान का जो वीज़ा का जो प्रोसेस टाइम है वो 5 से 10 दिन लगता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप जापान का वीज़ा अप्लीकेशन करें तो पेशेंस ज़रूर रखें। ये नहीं कि अगर आपने वीज़ा अप्लीकेशन किया 3 दिन हो गए 4 दिन हो गए वीज़ा आपका नहीं आ रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, आप फ़ोन कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स रहिए, वीज़ा आपको मिलेगा लेकिन टाइम लगेगा। अच्छा, मल्टीपल एंट्री की बात है, काफ़ी लोग मुझे ईमेल करते हैं मल्टीपल एंट्री वीज़ा कैसे मिलेगा। मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और अगर आपका ट्रेवल रिकॉर्ड अच्छा है, कई बार आप जापान आए गए हो या आपके पास वहाँ पे कोई स्पॉन्सर है, तो मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अगर आप एक ट्रैवलर हैं, बैकपैकिंग आप करते हैं या फर्स्ट टाइम आप सोलो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, जापान जाना चाहते हैं, तो आपको पहली बार में जापान का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आप मल्टीपल को आप बस सेलेक्ट करिए, आप पहले जाइए, वहाँ देखिए कैसा लगता है आपको जापान। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप जापान का वीज़ा अप्लीकेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।